सुप्रभात। आप सभी मित्रों को अपने YouTube चैनल पर मैं टीपी यादव हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लेकर के कुछ वीडियो के तहत हम लोगों ने देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे, तो इसका लाभ आप लोगों को जरूर मिला होगा। हमने ये संकल्प लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुल 6 से 7 के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपको संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक कड़ी बना करके, एक माला बना करके आप सबको मैं सौंप दूंगा। और इस कड़ी में आज हम लोग अगली एक ट्रिक के माध्यम से एक अगली सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कुछ घटनाओं को जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तहत घटी हुई हैं, उन घटनाओं पर चर्चा करते हैं और आज एक अच्छी तरीके से सरल रूप में उन घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय साथियों, आइए देखते हैं पहले हम लोग ट्रिक है कि किस ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग घटनाओं से आगे बढ़ रहे हैं और किस किस घटनाओं से आज हम लोग परिचित हो रहे हैं। तो देखिए, हम लोग का एक ट्रिक बनता है संपूर्ण प्रांत पाकिस्तान अगस्त में व्यक्तिगत क्रिप्स मिशन आया। अभी तक हम लोगों ने जिन घटनाओं को चर्चा किया, उन घटनाओं के आगे आज इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग ट्रिक बन रहा है संपूर्ण प्रांत पाकिस्तान अगस्त में व्यक्तिगत क्रिप्स मिशन आया। फिर से देख लीजिए, संपूर्ण प्रांत पाकिस्तान अगस्त में व्यक्तिगत क्रिप्स मिशन आया। पहले इन घटनाओं से हम लोग परिचित होते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ दो घटनाएं जुड़ रही हैं, सम प्लस पूना, फिर आपका प्रांत पाकिस्तान अगस्त व्यक्तिगत क्रिप्स मिशन। घटनाएं देखिए, पहली घटना हम लोग साथ होती है सम मतलब सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, पूना अर्थात पूना समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, प्रांत अर्थात प्रांतीय चुनाव, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान की मांग, अगस्त अर्थात अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह, लास्ट में क्रिप्स मिशन। पूछा जाता रहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इन सारी घटनाओं को हम लोग एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बातों को समझें। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चाएं किया कि महात्मा गांधी के द्वारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया और वह पूर्णतः सफल रहा। इसके बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और वहां से लौटकर आए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से असफलता हाथ लगी। उसके बाद वे फिर से 1932 से 1934 तक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए, जो इनका कह सकते हैं कि सबसे असफल आंदोलन था। जिस घड़ी में बताया जाता है कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण यौरदा जेल में बंद थे, उसी समय अंग्रेजी शासन ने एक बार फिर से फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत हिंदुओं में दलितों को तोड़ने का, दलितों को अलग करने का एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई और उस योजना के तहत दलितों के लिए अलग सीटों की व्यवस्था की और इसका घोषणा किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। जिस घटना को हम लोग सांप्रदायिक पंचायत, ध्यान रखिएगा, इसकी पहली घटना बनती है सांप्रदायिक
पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, अर्थात इसी को दूसरी भाषा में कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ये कभी बातें आती है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई कब, कब इसकी घोषणा की गई? इसकी घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा किया, रैमसे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा किया कि अब हिंदुओं में दलितों के लिए अलग सीटें निश्चित कर दी जाएंगी। ऐसे में इस घटना को सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के नाम से पुकारा जाता है। जब यह बात महात्मा गांधी को पता चली, जिस समय उस समय महात्मा गांधी यवर्दा, ध्यान रखिएगा, यवर्दा जेल में बंद थे, इन्होंने इस घटना का पुरजोर से विरोध किया और यह कहा कि हिंदू में दलित एक अंश है, वह कभी भी बाहर नहीं हो सकता है। जिस तरीके से शरीर से प्राण निकल जाने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी तरीके से यदि हिंदू वर्ग से दलित वर्ग निकल जाएगा तो हिंदुओं का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ऐसे में दलितों के लिए आमरण अनशन करने की घोषणा किया कि यदि इस अवार्ड को, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत को लागू किया जाएगा तो वे इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे और इस प्रकार से वे आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके आमरण अनशन के कारण लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। जब इनका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दबाव बनने लगा कि वह महात्मा गांधी के साथ समझौता करें और जो दलितों के लिए अलग सीटों की मांग कर रहे हैं उस मांग से वह पीछे हटें। और ऐसे में अंबेडकर जी को महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा और एक समझौता दोनों को मध्य हुआ, जिस समझौता को हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से बुलाते हैं। पूना पैक्ट या पूना समझौता, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो डेट है, जो हुआ 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ। किसके मत, यदि बात किया जाए कि जो पूना समझौता हुआ वह किसके मत हुआ, तो यह पूना समझौता महात्मा गांधी तथा बी.आर. अंबेडकर के मत हुआ। और इस समझौते में यह बात सामने आई कि सदन में दलितों के लिए सीटें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन उन्हें अलग से सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी, उन्हें मुसलमानों की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा और दलित हमेशा हिंदू के साथ जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से ये दो घटनाएं घटित होती हैं। यही समय है कि महात्मा गांधी ने एक हरिजन नामक पत्रिका निकाली और ये कहा कि यह दलित कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये हरि के सेवक हैं, इसलिए हम इन्हें हरिजन कहते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा ये घटनाएं का सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया गया और फिर अंबेडकर द्वारा एक समझौता किया गया, जिसे हम पूना पैक्ट समझौता या पूना समझौता के नाम से पुकारते हैं। मित्रों, ये दो घटनाएं देखिए, ध्यान रखिए। सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 किसके द्वारा, तो रैमसे मैकडोनाल्ड, ये इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई। उसके बाद इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और एक समझौता हुआ अंबेडकर और गांधी के मध्य,
जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, अगली घटना होती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह आपको होता है प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 1935 के अधिनियम में यह बात सामने आ चुकी थी कि अब प्रांतों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और ऐसे में प्रांतीय चुनाव की घोषणा हुई। और जब प्रांतीय चुनाव की घोषणा हुई तो उस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भाग ली और अच्छी बहुमत से सामने आई। बताया जाता जो प्रांतीय चुनाव हुआ, यह प्रांतीय चुनाव कुल 11 प्रांतों के लिए हुआ। कितने प्रांतों के लिए? 11 प्रांतों के लिए। 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुआ, जिस चुनाव में इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। जो ये 6 प्रांत थे, उन 6 प्रांतों में आपका मध्य प्रांत 6 प्रांतों में मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और कुछ न्यून बहुमत की कमी से मुंबई में कांग्रेस अपनी सरकार बनाई। ध्यान रखिए, 5 प्रांतों में पूरी तरीके से बहुमत में आई। मुंबई में इसके कुछ बहुमत कम रहे, लेकिन ये निर्दलियों को मिलाकर वहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो कांग्रेस के द्वारा ये 6 प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई में 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साथ साथ 2 प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, 2 प्रांतों में आपका एक पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम। पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार। और इस प्रकार से इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। विशेष रूप से देखिए, यहां पे 2 बातें आप जरूर जानते रहिएगा। एक कभी आपसे पूछा जाता है कि जो सरकार बनी उसमें पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रधानमंत्री कौन बने। ध्यान रखिएगा, उस समय प्रांतों का जो प्रमुख होता था, जो जनता द्वारा चुना जाता था, उसे मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, आज का मुख्यमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो जो पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रधानमंत्री कांग्रेस की ओर से बने, वे अब्दुल गफ्फार खां थे। अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेस की ओर के पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। और दूसरा, यहां संयुक्त प्रांत पूछा जाता है, आपके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बने, तो वे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इसलिए कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इस प्रकार से आप देखिए, तो कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनी, जिसमें से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की, 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार। फिर से मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, 3 ऐसे प्रांत थे जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग, 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार को गठन करने में सफलता पाई। इन 3 प्रांतों में, जिसमें मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, 3 प्रांतों में
इसमें मुस्लिम लीग सिंध में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सिंध में इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, जबकि इसने दो प्रांतों में मिली-जुली सरकार बनाई। ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई? तो आपका सिंध प्रांत है, जिसमें मुस्लिम लीग ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दो प्रांत, जिसमें बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, ध्यान रखिएगा, बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी मिलकर के सरकार का गठन की। जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी मिलकर सरकार बनाई। फिर से एक बार देख लीजिए, इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 प्रांतों पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में मिलीजुली सरकार, जबकि 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, जिसमें से एक प्रांत सिंध में स्वतंत्र पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार। ये बार बार पूछा जाता है, मुस्लिम लीग बंगाल में किसके साथ समझौता करके सरकार बनाई? तो इसमें मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, ध्यान रखिए, कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। इस प्रकार से प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए। 1937 में ये चुनाव हुए और कांग्रेस 1939 तक सत्ता में रही। कभी पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव में 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस कितने महीने तक, कितने समय तक शासन किया, सत्ता में रही? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 1937 से 1939 के बीच में कुल 28 महीने, 28 माह चुनाव में सत्ता में रही। कभी पूछा जाएगा शासन में कितने समय तक रही? तो 28 महीने तक शासन रही। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बार फिर से मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र आमने सामने आ गए और ऐसे में इनके आमने सामने आने पर इंग्लैंड भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया। इससे कांग्रेस सरकारें कुपित हुई और इस इंग्लैंड शासन के विरोध के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकारें 8 प्रांतों से त्याग पत्र देती। अब इस प्रांतीय चुनाव के 8 प्रांतों से कांग्रेस सरकारें त्याग पत्र दी, तो ऐसी कंडीशन में मुस्लिम लीग तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी दोनों ने 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्त दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? मुक्त दिवस मनाया कौन? तो मुक्त दिवस मनाने वाले मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे। मुस्लिम लीग, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस, क्योंकि त्यागपत्र दे चुकी हैं, कांग्रेस सरकारों से हम मुक्त हो चुके हैं, इसलिए हम मुक्त दिवस मना रहे हैं, जो कि मुक्त दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। इसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, जिन्होंने इसे या इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सरकारों को त्यागपत्र देने के बाद किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के कारण धन्यवाद दिवस मनाया।
जबकि मुस्लिम लीग ने इसे मुक्त दिवस के रूप में माना। ये प्रांतीय चुनाव था जिसके संबंधित कुछ बातें होती हैं, कुछ घटनाएं जुड़ती हैं, उपयोग होती हैं। अब ऐसे में देखिए 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत रही और इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसने यह घोषणा किया कि भारतीय जनता भी उनके साथ है, भारत उनका समर्थन में है, जिसके कारण कांग्रेस ने उसका विरोध किया और इसी तहत कुछ घटनाएं और सामने आती हैं। आइए ट्रिक के अगली कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं और अगली घटना देखते हैं। अगली घटना जो आपकी होती है वह आपकी पाकिस्तान की मांग। अगली घटना आपकी होती है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग जो हुई वह मार्च 1940। पाकिस्तान की मांग कब की गई? वह 1940 में की गई। किसके द्वारा? यह मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की घोषणा किया। यह पूछा जाए कि स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की घोषणा कब की गई? तो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की घोषणा 1940 ईस्वी में की गई। किस अधिवेशन में? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग पाकिस्तान की बात करें। ये बात आती है, कभी ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द को किस व्यक्ति ने बनाया या किस व्यक्ति ने गढ़ा। कि कहानी उस समय की है जब 1933 में, ध्यान रखिएगा, 1933 में एक मुस्लिम छात्र जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र था, चौधरी रहमत अली ने यह शब्द पहली बार गढ़ा। यह पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा या किसने बनाया, तो पाकिस्तान शब्द को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वे एक स्नातक छात्र चौधरी रहमत अली थे, जो कि उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। और 1935 ईस्वी में कुछ प्रांतों को लेकर, जिसमें मुस्लिम संख्या अधिक थी, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, ऐसे मुस्लिम जनसंख्या वाले बहुल क्षेत्रों वाले प्रांतों को लेकर उन्होंने एक शब्द दिया जिसे पाकिस्तान के नाम से बुलाया गया। तो कभी ये पूछा जाता है कि ये जो पाकिस्तान शब्द है, इस पाकिस्तान शब्द में कौन कौन से प्रांत जुड़े हुए थे या चौधरी रहमत अली ने किन प्रांतों को लेकर पाकिस्तान शब्द बनाया। तो ध्यान रखिए, जैसा आप देखिए कि पाकिस्तान जो शब्द बनाया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा, यह अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा बनाया गया, जो कि कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान शब्द जोड़ा गया, जिसमें पहला अक्षर पी से, जो कि पंजाब प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है, पंजाब प्रांत, ए से अफगान क्षेत्र, अफगान, के से कश्मीर, यस से सिंध तथा तान से बलूचिस्तान। कभी पूछा जाएगा कि चौधरी रहमत अली किन प्रांतों को लेकर पाकिस्तान शब्द बनाए, तो कुल इसमें 5 प्रांत सम्मिलित थे, जिसमें 5 प्रांतों में पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। इन्होंने
4 प्रांतों के पहले अक्षर को और लास्ट के बलूचिस्तान के लास्ट के अक्षर को लेकर यह शब्द बनाया जो कि पाकिस्तान कहलाया। पी से पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, यस से सिंध, तान से बलूचिस्तान। कभी यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द बनाने में किस अल्फाबेट को सहायक शब्द के रूप में रखा। तो आप देखिए इसमें एक अल्फाबेट आपका है आई, जो कि एक पाकिस्तान का सहायक शब्द है। सहायक शब्द, कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान का सहायक शब्द कौन है, तो वह आई है, क्योंकि आई से कोई प्रांत नहीं था। केवल पाकिस्तान को गढ़ने के लिए, पाकिस्तान शब्द को बनाने के लिए चौधरी रहमत अली ने आई को सहायक शब्द के रूप में प्रयोग किया। 1933 में जब चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को दिया और कुछ अपने पर्चों के माध्यम से वह सामने प्रस्तुत किया, तो उस समय के प्रमुख जितने भी मुस्लिम नेता थे उन नेताओं ने इसका विरोध किया और किसी भी प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दिया, और यह कहते हुए कि यह एक छोटे बच्चे की सनक है और इससे कोई मतलब नहीं है। उस समय कुछ लोगों ने इस पर बात भी किया और उस पर टिप्पणी भी किया, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चौधरी रहमत अली के इस शब्द पर किसी के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग किया और यह मांग तब तक बनी रही जब तक कि भारत को अलग करके एक पाकिस्तान राष्ट्र का उदय नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखिए ये घटना आपकी होती है पाकिस्तान की मांग। हम लोग अगली घटना की तरफ रूबरू होते हैं। अगला ट्रिक के माध्यम से आप आगे देखिए। अगली घटना होती है अगस्त। ट्रिक में देखिए अगस्त, तो इसे हम लोग कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो ध्यान रखिए अगस्त प्रस्ताव आया है 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। भारत के तत्कालीन गवर्नर, क्योंकि इधर इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की ओर से ध्रुवीय राष्ट्रों से युद्ध कर रहा था, भारत को उसको साथ नहीं मिल रहा था, इसलिए वर्तमान ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो पर यह दबाव दिया गया, यह दबाव बनाया गया कि वह कांग्रेसियों को अर्थात भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मनाएं और उन्हें साथ लाएं। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो, भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस या भारतीय नेताओं के सामने लाया और यह कहा कि यदि भारतीय नेता द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देते हैं और इंग्लैंड सरकार विजयी होती है, ध्रुवीय राष्ट्रों को पराजित करती है, तो पराजय के बाद, विजयी होने के बाद भारतीयों के लिए एक डोमिनियन स्टेट तथा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा और उनके लिए एक उनके अनुसार बनाए गए संविधान के अनुसार शासन किया जाएगा। लेकिन इनके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने यह कहते हुए नकार दिया कि उन्हें केवल आजादी चाहिए, उसके बाद ही वह इंग्लैंड का साथ देंगे। इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया, लेकिन वह भारतीय नेताओं द्वारा ठुकरा दिया गया। इस तरीके से अगली घटना आती है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। ध्यान रखिए यह घटना आपका आती है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 को हुई।
मित्र राष्ट्रों की ओर से इंग्लैंड पर यह दबाव लगातार डाला जा रहा था कि वह भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मनाए। विशेष रूप से अमेरिका, चीन जैसे देश इंग्लैंड पर दबाव दे रहे थे कि भारत लोगों को कुछ सुविधाएं प्रदान करे और उन्हें अपनी ओर मिलाए। इसलिए उनको भ्रमित करने के लिए अंग्रेजी सरकार यह प्रचार कर रही थी, यह झूठी अफवाह फैला रही थी कि भारतीय जनता, भारतीय नेता इंग्लैंड सरकार के साथ हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इस बात को दिखाने के लिए कि कांग्रेस किसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन नहीं कर रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए एक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से बुलाया जाता है। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ, जो कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह की शुरुआत की गई। कभी पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई। और जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये भी परिणाम से बार बार पूछा जाता है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपके थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया और इनके द्वारा एक आंदोलन चला गया, जिसे हम भूदान आंदोलन, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है, भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न आपसे व्यक्तिगत सत्याग्रही, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन से जुड़े जो दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो बात किया जाए दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। यह प्रश्न देखिए बार बार पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की गई। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। इसकी शुरुआत कहां से की गई? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की गई। विनोबा भावे द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिसे हम भूदान आंदोलन के नाम से जानते हैं। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही में कार्य किया। इस तरीके से जब कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रही जैसा आंदोलन चलाने की शुरुआत किया, तो इंग्लैंड सरकार इनको झुकाने के लिए, या कह सकते हैं कि इनको अपनी ओर मनाने के लिए एक मिशन भेजा, जिस मिशन को हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस कड़ी की अंतिम घटना इस ट्रिक की आपकी आती है, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह मिशन भारत आया, और जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो इसने भारतीय नेताओं से बात किया और अपने योजना के तहत जो प्रस्ताव दिया, उसमें यह बात कही गई कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, अर्थात इंग्लैंड की आजादी के बाद, कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के विजय के बाद, भारत में एक डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे राष्ट्रमंडल में रहने का या न रहने का भी अधिकार स्वतंत्र होगा।
क्रिप्स मिशन भारत का उद्देश्य देखा जाए बहुत ही एक प्रकार से अच्छा था। अगस्त प्रस्ताव से भी अच्छे इसमें प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव इसमें यही था कि इसमें अधिराज, पूर्ण अधिराज का दर्जा दिया जाएगा भारत को, साथ साथ उसे राष्ट्रमंडल में रहने न रहने की पूरी स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात कि भारत में भारतीयों के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा जिसे उनकी इच्छा के अनुसार लागू किया जाएगा। अर्थात संविधान के निर्माण की बात जो पहली बार की गई वह क्रिप्स मिशन में की गई मार्च 1942 में। लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इस मिशन को, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए, वे थोड़े में से बात नहीं बनाने वाले हैं। और मुस्लिम लीग ने कहा कि पहले उन्हें पाकिस्तान मिले फिर हम अन्य बातों को सोचेंगे। इस बात को अर्थात क्रिप्स मिशन की धारणाओं को, क्रिप्स मिशन की बातों को महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है। कभी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है, या कभी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है। चेक, उत्तर दिनांकित चेक, तो ये दोनों बातें महात्मा गांधी से जुड़ती हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है या उत्तर दिनांकित चेक है जिसमें एक नेता ने जोड़ा कि वह बैंक जो डूब रहा है या डूबने के कगार पर है वह पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा या उत्तर दिनांकित चेक किया, तो ये सब महात्मा गांधी से जोड़ा जाता है। लेकिन कभी जब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है जो ऐसा दिवालिया बैंक जो डूब रहा है, तो यह बात जवाहरलाल नेहरू से जोड़ी जाती है कि किस व्यक्ति ने यह कहा कि यह चेक उस बैंक का है जो पूर्णतः दिवालिया हो चुका है, तो उस बात को हम लोग जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते हैं। दोनों बात को ध्यान रखिए, किसने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो आप महात्मा गांधी को बताएंगे। यदि ये पूछा जाए कि वह बैंक जो दिवालिया हो चुका है या दिवालिया होकर डूब रहा है, ऐसे शब्द को हम जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज के हम लोगों की ट्रेक घटनाएं संपूर्ण प्रांत पाकिस्तान, अगस्त में व्यक्तिगत क्रिप्स मिशन आया, इन घटनाओं से हमें लगता है कि आप इससे कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। इन घटनाओं से हमें आनंद भी आया होगा और इसी तरीके से हम लोग अन्य चैप्टर जो बचे हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।